हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रविंद्राज क्लासेस। आप सभी का रविंद्राज क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत। देखो बेटा, पिछले जो है ना क्लास में हमने आपको क्या डिस्कस किया था, एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर। उसमें हमने 4 एप्लीकेशन आपके साथ अच्छे से डिस्कस की थी। उसके बाद हमने आपको बताया था रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, वो मैंने आपको समझाया था। अच्छा, अब हम आगे की जो है ना उससे चलेंगे, तो अब हम लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो लेंस मेकर्स फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लेंस मेकर्स फार्मूला से पहले आपको लेंसेज के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअली लेंस होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो मैंने ये सब एनसीईआरटी की फिगरें मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ जितनी भी हैं, ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो। एनसीईआरटी तो लगभग सभी बच्चों के पास होती है। देखो बेटे, लेंसेज स्टार्ट करने से पहले मैं कहूंगा कि जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, कमेंट भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा जितना इसको शेयर करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फायदा होगा, क्योंकि जो भी मैं आप करा रहा हूँ ना, अगर आपने इसको अच्छे से किया तो बोर्ड में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे और एंट्रेंस में भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि एंट्रेंस के लिए तो हम अलग से भी जो है ना कवर करेंगे इसको। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेटा लेंसेज के बारे में बात कर रहे थे। तो लेंस होता क्या है? लेंस होता क्या है? तो एक पोर्शन होता है ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम का, विच इज बाउंडेड बाई टू आइदर टू स्फेरिकल सरफेसेस और वन स्फेरिकल वन प्लेन सरफेसेस। फिर मैं रिपीट करता हूं, सुन लीजिए। लेंस होता क्या है? ये पोर्शन होता है ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम का, which is bounded either by two spherical surfaces और one spherical one plane surface। ठीक है। अब लेंसेज दो तरीके के होते हैं बेटा। जनरली लेंसेज आर ऑफ टू टाइप्स, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो लेंसेज के टाइप देख लीजिए कितने होंगे, एक कॉन्वेक्स और दूसरा होगा आपका कॉनकेव। अब ठीक है बेटा, मैंने ये आपको यहाँ लेंसेज के बारे में लिख दिया है ये, ठीक है। अब आगे हम इसका भी अगर हम थोड़ा क्लासिफिकेशन करें तो कॉन्वेक्स इज अगेन जो है ना ऑफ 3 टाइप, ये यहां पर बताया, ये कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स में होता क्या है, देखिए, इसके जो है ना बीच वाला जो हिस्सा है वो काफी थिक होता है, और ये इसके जो है ना कॉर्नर जो है एजेस हैं वो थिन होते हैं। कॉनकेव में क्या होता है? कॉनकेव में बीच वाला जो हिस्सा देख रहे हो वो थिन होता है और ये थिक होता है। ये बेसिक इसकी पहचान है। अब कॉन्वेक्स 3 तरीके का होता है। ये कैसा है? डबल कॉन्वेक्स, इसमें दोनों ही सरफेस आपकी देख रहे हैं कॉन्वेक्स है। ये कैसा है? प्लेनो कॉन्वेक्स। और ये कैसा है? कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो 3 तरीके के ये कैसे हो गए? कॉन्वेक्स हो गया। ये यहाँ पर क्या है ये बेटा? कॉन्वेक्स लेंसेज है, ठीक है ना। अब समझ में आ गया होगा आपके में। तो इसको क्या बोलेंगे? डबल कॉन्वेक्स। इसको क्या बोलेंगे? प्लेनो कॉन्वेक्स। और इसको क्या बोलेंगे? कॉनकेवो कॉन्वेक्स। अब ऐसे 3 तरीके के क्या हो जाएंगे आपके? कॉनकेव हो जाएंगे। ये कैसा है? डबल कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव और ये कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ये 3, तो ये आपका कौन सा हो गया? कॉनकेव लेंसेज, ठीक है ना। ये मैंने लिख दिया है। अब देखिए बेटे, लेंसेज के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया है यहाँ पर। चाहो तो इसको लिख लो, पर मुझे नहीं लगता इसमें, अगर चाहो तो मैं लिख देता हूँ। ये लोग 3 ही इसके हो जाएंगे। इसमें आएगा एक डबल कॉन्वेक्स, ये आएगा प्लेनो और ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ठीक है। ऐसे इसके हो जाएंगे 3 हिस्से, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखनी है, क्या है? ये 2 हमारी सरफेसेस है मान लीजिए, ठीक है। इनके पोल्स होंगे P1 और P2। P1 और P2 को ज्वाइन करती हुई लाइन जो दोनों तरफ एक्सटेंड होती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यानी ये आपकी लाइन है P1 P2 से, और ये जा रही है ना C1 P1 और C2 P2 से, जो एक्सटेंड कर रही है, इसको क्या बोलेंगे? ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है। क्या होता है बेटा? ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है। यहाँ पूरा नहीं आएगा, कोई जरूरत नहीं है आपके, समझ लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब जो है मैं इसके थ्रू में समझाना चाहता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है ऑप्टिकल सेंटर। आपको समझ में आना चाहिए ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। देखिए, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? इट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। कहां पर होता है आपका? प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट होता है।
कैसा पॉइंट होता है कि ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये जो है ना यहाँ पर क्या हुई, रिफ्रेक्टेड रे हुई क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये इमर्जेंट रे हुई। तो ये कौन सी रे हुई, इमर्जेंट रे। ये कौन सी हुई आपकी, इंसिडेंट रे, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, इट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्रैक्टेड रे आफ्टर इमर्जिंग बिकम्स पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। यानी जो रिफ्रैक्टेड रे जब यहां से इमर्जेस आउट होती है, ये इमर्जेंट रे लिख दी ना मैंने, तो ये इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाती है। तो प्रिंसिपल एक्सिस पर इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। और इसकी दूसरी खास बात क्या है ऑप्टिकल सेंटर की, कि ऑप्टिकल सेंटर क्या करता है, it divides the thickness of the lens in the ratio of their radii of curvature। क्या करता है, divides the thickness of the lens in the ratio of radii of curvature। अब आपके समझ में आ गया होगा। देखिए थिकनेस क्या है बेटा, दैट इज C1P या CP1 अपॉन CP2, ये किसके बराबर हो जाएगी, R1 अपॉन R2 के। अब देखिए अगर आपके R1 और R2 बराबर हैं तो ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। जब R1 और R2 बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको समझनी है कि फॉर थिन लेंसेस, यानी लेंस अगर बहुत ही थिन है तो हम क्या सोचते हैं कि जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है वो अनडेविएटेड जाती है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि फॉर थिन लेंसेस ए रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर क्या करती है आपकी, गोज अनडेविएटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ लेना चाहिए। इसलिए जब हम इमेज फॉर्म करेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रेज को क्या लेंगे हम, उसमें कोई लेटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, अनडेविएटेड रे लेंगे। आपको समझ में आ गया, ये ठीक है आपका। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है बेटा लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। समझ में आ रही है कि नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देता हूं इसको मैं, समझ में आ गया होगा। अब ये भी एनसीईआरटी की फिगर है। देखो मैं तो बिल्कुल साफ सुथरी सी बातें बताता हूँ क्योंकि आपका टाइम बच जाता है। यहाँ से अगर फिगर बनाने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा तो कम टाइम में आप ज्यादा चीजों को समझ पाओगे। ये एनसीईआरटी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को N1 और N2 से लिखता है, हम जनरली μ1 और μ2 से लिख लेते हैं। रिफ्रेशर्स में भी μ1 μ2 होता है, किसी में N1 N2 होता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे चाहें। तो मैंने पिछली क्लास में इसको μ1 μ2 से कराया था, तो यहाँ पर भी हम इसको μ1 ले लेंगे और ये μ2 ले लेंगे। ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। मैं तो जनरली लेते ही ऐसा हूं, μ1 को आपका रेयरर और μ2 को डेंसर। तो ये यहाँ पे है। तो ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये मैंने जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, मैं डबल कॉन्वेक्स लेंस के लिए करा रहा हूं इसको। तो डबल कॉन्वेक्स में क्या होंगे, आपकी दोनों ही सरफेसेस ऐसी होंगी कि नहीं होंगी, कॉन्वेक्स। अब ये रिफ्रैक्शन जो है ना कहां से जा रहा है आपका, रेयरर टू डेंसर मीडियम जाएगा। यहां पर जो रिफ्रैक्शन होगा वो देखिए, रिफ्रैक्शन हो इसी सरफेस से रहा है, लेकिन ये कैसा हो रहा है आपका, डेंसर टू रेयरर हो रहा है। तो ये कौन सा हो रहा है आपका, यहां पर रिफ्रैक्शन किससे हो रहा है आपका, इस वाली फिगर में। तो इसको फिगर हम फिगर नंबर 1 दे देते हैं। क्या लिख लेते हैं इसको, फिगर नंबर, ये आपकी फिगर नंबर 1, ये फिगर नंबर 2, और जो हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला का वो जो एक ही फिगर ड्रॉ करते हैं वो ये वाली फिगर है आपकी। तो ये तीनों फिगर आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, क्लियर। तो इसका जो एक्चुअली होता क्या है, होता तो रिफ्रैक्शन में यही है ना, पहले इस सरफेस से फिर इस सरफेस से, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो जो आपका रिजल्टेंट आएगा वही लेंस मेकर्स फॉर्मूला होगा। और उसका एक फिगर हम ऐसे बना सकते हैं कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहां से एक रे गई है ऐसे, और हमने इसको यहां पर निकाल लिया कि इसका जो है ना, इस यहाँ मिड पॉइंट ही डाल देते हैं इसको, ऑप्टिकल सेंटर से लाइन जा रही है, यहां से जो है ना रिफ्रैक्शन के बाद ये यहां पर जाएगी, दूसरी चूंकि ये ऐसे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो ये यहां पर कट करेंगे, ये इसकी फाइनल इमेज बन जाएगी। तो ये एक ही जो है ना आपका क्या हो जाएगी, एक फिगर हो जाएगी। पर आपको इसके थ्रू समझना चाहिए इसको ढंग से। तो पहले अगर हम यहां से रिफ्रैक्शन कराएंगे तो देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होती है, जनरली u होती है, और यहां से यहां तक इमेज कहां पर बन रही है, V1 पर। तो आप चाहेंगे तो आप इसको
यू लिख लेंगे, ये तो हो गया। और ये जो इमेज बन रही है इसको V1 की पोजीशन दे दी हमने, ये आपकी इमेज जो बन रही है, ठीक है ना बेटे, यहाँ तक V1 दे दिया। अब इसके केस में क्या हो जाएगा, इसके केस में हो जाएगा कि भाई जो V1 आ रहा है वो किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का, ये। और फाइनल इमेज कहां पर बन जाएगी, ये यहां पर, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, फाइनल इमेज V पर आ जाएगी। इज दैट क्लियर, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस फिगर से अगर हम रिफ्रैक्शन देखना चाहें तो ये रिफ्रैक्शन कहां से होगा, पहला इस सरफेस से, ए बी सी से, आपकी ये भी सरफेस ए डी सी दी हुई है, तो इस सरफेस से देख लीजिए, तो रिफ्रैक्शन जो है ना थ्रू दिस सरफेस कैसा हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन कहां से हो रही है, इमेज तो रियली बन रही है यहां पर, लेकिन इसके लिए क्या देखना पड़ रहा है, ये रेयरर टू डेंसर मीडियम है आपका, तो फॉर रेयरर टू डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा आपका, ये लगा दीजिए जो कल फॉर्मूला पढ़ा था हमने रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर, क्या था आपका, μ1 अपॉन माइनस यू प्लस μ2 अपॉन, यहां पर V1 आ जाएगा, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R1, ठीक है बेटे, ये आ गया, ये आ गया, ये किसके लिए, फॉर रेयरर टू डेंसर, आपका जो है ना यहां पर इसको अच्छे से लिख लीजिए, रेयरर टू डेंसर मीडियम चल रहा है, ये नंबर 1 आ गया। अब इस सरफेस से कहां होगा, डेंसर टू रेयरर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नंबर 2 पर डालिए, फॉर डेंसर टू रेयरर, तो डेंसर टू रेयरर मीडियम में क्या हो जाएगा बेटा, देखिए हमने कहा था कि μ1 और μ2 क्या कर लेंगे, आपने आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, तो यहां से देखिए u की वैल्यू तो V1 हो गई और v तो आपकी v है ही, तो कितना हो जाएगा, आप यहां पर आपका ये हो जाएगा μ2 अपॉन माइनस B1 प्लस μ1 अपॉन v इज इक्वल टू, पोजिशन चेंज हो जाएगी, μ1 अपॉन μ2, μ1 माइनस μ2 अपॉन R2, इज दैट क्लियर, ये हो गया। फाइनल इमेज हमारी यहां पर बनी रही है आपकी, तो यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। अब क्या करेंगे कि हम इन दोनों को जो है ना ऐड कर देंगे 1 और 2 को, समझ में आ रहा है बेटा, तो यहां पर क्या करेंगे, मैं लिख देता हूं, एडिंग 1 एंड 2 व्हाट वी हैव, देखो बेटा पीछे से ऐड कर दिया, तो क्या करेंगे, देखिए जब इनको ऐड करेंगे ना तो ये वाला μ2 अपॉन V1 इससे कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, हमें मिलेगा μ1 अपॉन माइनस यू प्लस μ1 अपॉन V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, क्योंकि आपको दूसरी वाली इक्वेशन में माइनस साइन लेना पड़ेगा, वहां पर μ1 माइनस μ2 था ना, तो आपका इतना हो जाएगा, ठीक है बेटे। अब देखिए μ1 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय μ1, वी हैव या वी गेट, एक ही बात है, क्या मिलेगा आपको, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1, और यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, इज दैट क्लियर, ठीक है। अब देखिए क्या लिखेंगे बेटा, और 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, और ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ऐसा क्यों, हमने मान लिया यहाँ पर जो आपका 1 μ2 आएगा उसको म्यू लिख लिया है मैंने, ठीक है ना, इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा होगा ना अच्छे, चाहो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये μ2 अपॉन μ1 की वैल्यू होती है, ठीक है ना बेटा, ये लिख दिया। अब देखिए लेंस मेकर फॉर्मूला में क्या होता है, इट इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स एंड फोकल लेंथ। अब क्या मान के चलेंगे कि अगर मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, इंफिनिटी पर, फॉर u इज इक्वल टू, अब फाइनल इमेज कहां पर बनेगी, फोकस पर, v इज इक्वल टू f, तो यहां पर डाल दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा,
1/f, अब ये तो 1/infinity तो 0 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, ब्रैकेट में आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। यही आपका क्या हो गया बेटा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला हो गया। क्या है आपका, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब देखिए थोड़ी सी चीजें मुझे यहां समझानी है जिनके बारे में मैं जो है ना डिस्कशन कर रहा हूं। ये फोकल लेंथ की बात है, तो मान लीजिए पहला मीडियम हमारा μ1 क्या है, एयर, और μ2 क्या है, ग्लास। तो हम इसको थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, 1/fa, फोकल लेंथ कहां पर निकालनी है आपकी, एयर में, इज इक्वल टू, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए म्यू जी हो जाएगा, जो 1 μ2 था, -1। क्यों, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, फिर आप कर नहीं पाओगे जब ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, तो ठीक है ना। ये हो गया, ये तो मैंने कराई दिया, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ये एयर के लिए हो गया। मैं यहां पर इसको ये लिखता हूं। मान लीजिए किसी दूसरे मीडियम में निकालना है, 1/फोकल लेंथ इन मीडियम निकालनी है या वाटर में निकालनी है, ऐसे मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, एयर की जगह पर यहां पर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू म्यू जी हो जाएगा, डब्ल्यू म्यू जी -1, और ये आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। इज दैट क्लियर। ये एकदम से आपको मैंने समझा दिया। ये किसके लिए, ये तो फॉर एयर और ग्लास के लिए, ये वाटर ग्लास के लिए, ये किसके लिए, एयर ग्लास, ऐसे समझो। ये किसके लिए है, वाटर ग्लास। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, अब आपको परेशान कर ही नहीं सकता। ये वाटर ग्लास के लिए हो जाएगा, ठीक है ना, जरा स्टाइलिश लिख दिया हमने, ठीक है ना, यहां पर आ गया। अब आप एक चीज और समझ में आनी चाहिए आपकी में, कि अगर हमें जरूरत पड़े तो इसको कैसे करेंगे। तो इसको करेंगे जैसे यहां पर आ गया आपका डब्ल्यू म्यू जी, ये मैं आपको बता चुका हूं, इसकी वैल्यू होती है ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू। मैंने कहा था ये पहले आता है, ये नीचे आ जाता है, इतना हो जाएगा ना। अब मान लीजिए आपको दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं, तो मैं जरा आपको क्वेश्चन ही थोड़ा समझा देता हूं। ये इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आएगा, तो ए म्यू जी कितना होता है, ये आपका 3/2, और आपका ए म्यू डब्ल्यू कितना है, ये होता है 4/3। अब यहां पर इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 3/2 अपॉन 4/3, तो कितना हो गया, ये 9/8 हो गया, ठीक है ना। अब आप क्या निकालेंगे, मान लीजिए मैं चाहता हूं फोकल लेंथ इन वाटर, तो कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ इन वाटर निकालेंगे तो डब्ल्यू म्यू जी की जगह पे कितना आएगा, 9/8 -1, और ये मैं चेंज ही नहीं कर रहा हूँ, 1/r1 माइनस यही लिख दिया मैंने। और 1/fa कितना था आपका, ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए म्यू जी, तो कितना हो जाएगा 3/2 -1, 1/r1 माइनस 1/r2। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि एक लेंस की फोकल लेंथ एयर में जो भी आ रही है, अगर हमने उसको वाटर में डाल दिया तो क्या फर्क पड़ेगा उसकी फोकल लेंथ पे, इस तरीके के क्वेश्चन है। तो मैंने इसको वैसे सीधे न करा करके इनडायरेक्टली फॉर्मूले से आगे बढ़ा दिया है। इसको नंबर आप क्या लिख लेंगे, पीछे अगर कोई नंबरिंग नहीं की है तो हमने नहीं की है ना, इसको कर दीजिए, ये नंबर 3, ये मैंने इसको स्पेशल 4 और 5 कर दिया है, ठीक है ना। अब हम इसको क्या कर देंगे, नंबर 7 और ये 8 डाल देंगे, ठीक है ना बेटे। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, फोकल लेंथ किसकी, लेंस की, वाटर में चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, 8/7 करेंगे ताकि हमें डायरेक्ट रिलेशन मिले। तो 8/7 करने पर क्या आ जाएगा, FW/FA आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, वेरी गुड। ये तो कट ही जाएंगे दोनों में, तो अब आप क्या करेंगे, 8/, तो ये कितना आ जाएगा, 3/2 -1 अपॉन 9/8 -1, कितना हो गया बेटा, ऊपर आया 1/2 और नीचे से कितना आ रहा था 1/8, तो ये हो जाएगा 8/1। ये इससे कैंसिल, ये इससे, तो ये 4 हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, FW इज इक्वल टू 4 टाइम्स FA, यानी वाटर में जो फोकल लेंथ है वो 4 टाइम्स हो जाएगी एयर के मुकाबले। ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मैंने यहाँ पर बिल्कुल आपकी क्या है, ये फिगर है ऐसी ले ली है। अगर यहाँ पर 1.33 लिखते हैं तो थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, स्लाइटली लेस आ सकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पर एंट्रेंस में कहीं पर भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा।
इसके अलावा कोई भी मीडियम होगा तो यहाँ मीडियम डालेंगे, तो यहाँ पर डब्ल्यू म्यू जी की जगह पर एम यू डब्ल्यू क्या आ जाएगा, एम यू जी आ जाएगा बस। तो एम यू डब्ल्यू की जगह पर क्या लिखेंगे, एम यू एम लिखेंगे। कोई भी मीडियम है जिसमें डाल लेंगे, कर लेंगे। तो पहले हमने यहाँ पर इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं वो समझ लीजिए। इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि वाटर का जो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से कम है। तो अगर लेंस को एक ऐसे मीडियम में डाल रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की जो मटेरियल है ना, जो लेंस की मटेरियल है यानी ग्लास से कम है, तो उसमें उसकी लेंस की नेचर चेंज नहीं होती है। क्योंकि देखो यहाँ पर पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव ही आ रहा है। अगर नेगेटिव आ जाता तो लेंस की नेचर चेंज हो जाती है, ठीक है। लेकिन फोकल लेंथ उसकी क्या करती है बेटा, इंक्रीज कर जाती है। तो ये समझ लेंगे। अब मान लीजिए कोई दूसरा ऐसा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, मटेरियल ऑफ द लेंस के बराबर यानी एमयूजी के बराबर, ऐसा मीडियम में डाल दिया। तो जैसे ही ऐसे मीडियम में डालेंगे क्या हो जाएगा आपका, ये इन दोनों की वैल्यू 1 आ जाएगी ना, और 1 - 1 तो यहाँ पर काम ही खत्म कर दिया उसने। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। 1 - 1 0, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। फोकल लेंथ इनफाइनाइट होने का मतलब क्या हो गया कि वो प्लेन सीट की तरह काम करेगा, यानी लेंस डिसअपियर हो जाएगा उस मीडियम में। लेंस क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो कैसे मीडियम में डिसअपियर हो जाएगा, यानी वो प्लेन सीट की तरह काम करेगा ऐसे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर है, मटेरियल ऑफ द लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है। अब थर्ड केस क्या बनता है, ये कम वाला बता दिया, बराबर वाला। अगर ऐसे मीडियम में लेंस को डाल दिया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, लेंस की मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। अब ज्यादा है तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां देखिए इसकी वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, तो ये लेस देन 1 नंबर आ जाएगा। जब लेस देन 1 आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी नेचर ऑफ द लेंस चेंज हो जाएगी। कॉन्वेक्स कॉनकेव की तरह एक्ट करेगा और कॉनकेव कॉन्वेक्स की तरह एक्ट करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एंट्रेंस के लिए बहुत अच्छे से पूछा जाता है, लेकिन मैंने आपको यहाँ डिस्कस कर दिया है। बोर्ड में कम पूछते हैं लोग, लेकिन फिर भी मैंने, चूंकि बच्चे जो है ना आप कर ही रहे हैं तैयारी, तो आप इसको देख लेंगे। इससे ज्यादा डिटेल्स में हम जब बिल्कुल जेई मेंस और सिर्फ जेई मेंस और मेडिकल का जो है ना जब लेक्चर करेंगे आपको, तब बहुत ज्यादा और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ये बेटा आपको मैंने लेंस मेकर्स फॉर्मूला के बारे में बता दिया। अब अगला आर्टिकल है हमारा पावर ऑफ ए लेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी समझ में आता नहीं है कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है। आप समझ लीजिए इसको, P = 1/f, ये डिफाइन कर लेते हैं, लोग ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पावर ऑफ लेंस क्या होता है समझिए। पावर ऑफ लेंस एबिलिटी होती है, समझ में आ रहा है, किसी भी लेंस की, कि जो आपकी जो भी रेज आ रही है उनको जो है ना कितना डाइवर्ज और कितना कन्वर्ज करा सकता है। तो एबिलिटी टू डाइवर्ज और कन्वर्ज ऑफ ए लेंस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये उसकी पावर होती है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि ये हमने एक रे ली है विच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वैसे जनरली हम क्या लेते हैं कि यूनिट डिस्टेंस से जो आपकी रे आ रही है वो हम देखते हैं यहाँ पर वो कितना डेविएट हो रही है। ये यहाँ पर देखिए, ये रे ऐसे आ रही थी, मान लीजिए ये ऐसे गई, और ये यहाँ पर आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे चली गई, ठीक है ना बेटे। तो ये एक्चुअल पाथ था, इतना डेविएट हो गई। तो टेंजेंट ऑफ दिस एंगल क्या कहलाता है आपका, पावर ऑफ द लेंस कहलाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि यही तो एबिलिटी है, यही तो इसने कन्वर्ट, देखो ये थी, इतना कन्वर्ट करा दिया, तो tan डेल्टा कितना हो जाएगा। तो पावर को जनरली हम क्या है यहाँ पर tan डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, और tan डेल्टा क्या होता है, H/F। कितना होता है बेटा ये, H/F। ये होनी चाहिए एक्चुअली तो पावर, समझ में आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, करते ये हैं, ये पावर हो गई आपकी, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। एबिलिटी टू डाइवर्ज और कन्वर्ज ए बीम ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब H को हमने ले लिया 1, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, और P = फॉर H = 1, P की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1/f। ये 1/f इन मीटर लिख देते हैं, क्योंकि इसको 1 मीटर लेते हैं यहाँ पर। अब बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को कि भाई ये है क्या। देखिए, क्योंकि हम पावर की क्या है यूनिट डिफाइन करते हैं, पावर की क्या यूनिट होती है, डायोप्टर या मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स ही हो गई यहाँ से। एक्चुअली ये क्या होता क्या है, 1 मीटर/f इन मीटर होता है। तो 1 मीटर तो इसका मतलब क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। लेकिन अभी तक इसका कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन लोग दे ही नहीं पाते हैं, समझ में आ रहा है बात। देखिए वैसे भी यहां से देखिए, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो सारे डायमेंशनलेस ही होते हैं ना, जबकि पावर ऑफ लेंस की डायमेंशन को हम क्या लिखते हैं, आपका L - 1 लिखते हैं।
ठीक है, तो ये एक चर्चा का विषय है, लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। हम बाद में कभी इसके ऊपर और डिटेल्स में चर्चा करेंगे। मैंने आपको थोड़ा सा इतना समझाने की कोशिश की है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है ना बेटे? ठीक है, अभी आपको क्या लिखना है? अभी वो ही लिखना है जो एनसीईआरटी फॉलो कर रही है आपको। यानी अगर पावर की डायमेंशन पूछी जाएगी तो L-1 ही लिखेंगे। यूनिट तो पता ही है, मीटर इनवर्स से डायोप्टर लिखते हैं, ठीक है ना? ऐसा यूनिट डायोप्टर होती है। समझ में आ गया ना? क्लियर है? ये मैंने आपको समझा दिया है। और इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? P इज इक्वल टू 100/F इन सेंटीमीटर। अगर आपकी फोकल लेंथ सेंटीमीटर, मैंने दोनों फॉर्मूले लिख दिए आपके। अगर सेंटीमीटर में तो ये वाला यूज कर लीजिए, मीटर में तो ये वाला यूज कर लीजिए, ठीक है ना? ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? डायोप्टर। ठीक है, क्लियर है? अब आपको समझ में आ गया। अब देखिए, पावर पॉजिटिव किसके लिए होगी? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। जो कन्वर्जिंग लेंस है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस, जो भी आप बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होता है? एफ पॉजिटिव होता है। तो एफ पॉजिटिव होने का मतलब पी भी पॉजिटिव हो जाएगा। और कॉनकेव लेंस के लिए क्या होता है बेटा? कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस में एफ क्या होता है आपका? नेगेटिव होता है। तो उसके लिए पी क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? यानी कन्वर्जिंग लेंस की पावर क्या होती है? पॉजिटिव, क्योंकि वो बीम को क्या करती है? कन्वर्ज करती है। ये क्या है? कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस है, तो डाइवर्ज करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये हमने पावर ऑफ लेंस के बारे में आपको काफी अच्छा डिस्कशन कर दिया है और आप समझ भी गए होंगे। तो आपको जब भी पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? पावर क्या होता है? 1/F इन मीटर या 100/F इन सेंटीमीटर, आप यही लिखेंगे। वैसे मैंने एनसीईआरटी में जो है ना डेफिनेशन ये दी जाती है, तो उससे समझाने की पूरी मैंने कोशिश की है, लेकिन वो भी ये नहीं बता पाता ऐसा क्यों हो रहा है। ये लोग डिस्कस ही नहीं करते, इस सब चीज को भूल जाते हैं। तो आप ये समझ में आ गया होगा, ये पावर ऑफ ए लेंस हमने क्लियर करा दिया आपको बहुत अच्छे से। अब देखो बेटा, हम आगे चलते हैं कि मान लीजिए लेंसेज का कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन के द्वारा जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी? तो मैंने ये आपको समझाया है, क्योंकि ये आपकी दिया हुआ है कि दो कन्वर्जिंग लेंस हैं और वो क्या है? प्रॉपर कॉन्टेक्ट में, देख रहा नहीं? प्रॉपर कॉन्टेक्ट में। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हो गया, इसके द्वारा इमेज फॉर्मेशन को बताया गया। कैसे होगी इमेज फॉर्मेशन? बहुत सिंपल है। मान लीजिए ये वाला लेंस नहीं होता बी, तो ये रे ऑफ लाइट यहां से जा रही होती और जाकर के सीधी जो है ना ये यहां मिल जाती, यानी ये इमेज बनती इसकी। क्योंकि ये भी दूसरा कन्वर्जिंग लेंस है, तो इसको बीम को यहां न जाकर के, अब ये तो हम मान सकते हैं कि इस वाले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो फाइनल इमेज है। तो हम एक ही में क्या दिखाएंगे? ये और जो है ना कन्वर्ज कर गई और यहां पर इसकी फाइनल इमेज बना दी। ठीक है, वैसे देखिए बहुत क्लियर है, इसने यहां तक लिखा हुआ है ना, ये यू है, ये आपका V1 है और ये V2 है। मान लीजिए इन दोनों की फोकल लेंथ अलग अलग है, तो इसकी फोकल लेंथ F1 मान लीजिए हमने और B की मान ली F2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फॉर लेंस A हम क्या लिखेंगे? फॉर लेंस A जो फॉर्मूला है थिन लेंस फॉर्मूला, वो क्या लगाएंगे हम? आपका 1/V1 माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F1 लगेगा। लगेगा ना बेटा? फोकल लेंथ लिख दी ना मैंने इसकी, ये आपका नंबर 1 हो गया। अब फॉर लेंस बी, मान लीजिए लेंस बी के लिए करना चाहेंगे तो क्या लगाएंगे? इसके लिए ये इमेज का काम करेगा ना, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा सॉरी, और ये इमेज बनेगी फाइनल इसकी। तो क्या लिखेंगे यहां पर? 1/B अब माइनस 1/V1 इज इक्वल टू 1/F2। इज दैट क्लियर? अब देखिए कॉम्बिनेशन के द्वारा क्या हो जाएगा? 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा? जैसे ही हम 1 और 2 को ऐड करेंगे, 1 + 2 क्या मिलता है आपका? ये इनसे कैंसिल हो गया, तो आपका रिजल्ट आएगा 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F1 + 1/F2। अब देखिए इस कॉम्बिनेशन की जगह पे मान लीजिए हमने एक ही लेंस लिया हुआ होता, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक ही लेंस, तो क्या करते हैं हम? उसकी फोकल लेंथ मान लीजिए F होती, समझ में आ रहा है? क्या होती फोकल लेंथ? F। तो फॉर ए सिंगल लेंस, सिंगल लेंस किसकी जगह पे? इन प्लेस ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी, लेट एफ बी द फोकल लेंथ। एफ क्या है? उसकी फोकल लेंथ है। तो उसके लिए क्या बन जाता फॉर्मूला? उसके लिए फॉर्मूला बन इसको आप नंबर 3 दे दीजिए। उसके लिए क्या फॉर्मूला बन जाता?
हम नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। उसके लिए फॉर्मूला बन जाता 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बन गया कि नहीं बन गया? समझ में आ रहा है कि नहीं? पोजीशन यही है, बस इस दोनों लेंस की जगह पर एक है। हमने देखा कि हमने कितनी फोकल लेंथ का एक लेंस लेना चाहिए जो कि ऑब्जेक्ट इसी पोजीशन पर बने और इमेज भी यही बन जाए, हम ये देखना चाह रहे हैं। तो हमें यहां से पता लग गया, मान लीजिए एफ फोकल लेंथ का लेंस ले लिया तो यही रिलेशन आ जाएगा। इस रिलेशन को पीछे हमने लिखा है 3, इसको लिख दीजिए 4, फ्रॉम 3 and 4। अब देखिए बहुत सिंपल सी चीजें हैं, आपको अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। फ्रॉम 3 and 4 व्हाट वी हैव 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f। आपको पता लग गया कि उसकी फोकल लेंथ इसके बराबर होनी चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा? तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन प्रॉपर कॉन्टेक्ट है। ये प्रॉपर कॉन्टेक्ट के लिए ध्यान रखे, लेंसेज में कोई क्या है, गैप नहीं है। गैप के लिए अलग से फॉर्मूला आता है, वो एंट्रेंस में डिस्कस करेंगे हम। तो यहां पर हो गया। अब इसकी कॉम्बिनेशन की पावर देखना चाहें तो पावर क्या हो जाएगी बेटा? P1 प्लस P2 हो जाएगी, ये पावर हो गई। अब देखिए कॉम्बिनेशन की पावर कैसे होगी, लेंस कैसे एक्ट करेगा। अगर इन दोनों का सम पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स की तरह, सम नेगेटिव है तो कॉनकेव की तरह। ऑब्वियस सी बात है। ये आपकी मैं समझता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो हम अगली क्लास में जो है ना रिफ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चंस कराएंगे, जिसमें लेंस मेकर्स फॉर्मूला को कवर करेंगे और आपकी पावर ऑफ लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, ये है आज का लेक्चर। बेटा हम यही समाप्त करते हैं और अगली क्लास के लिए मैंने आपको बता दिया है कि इसके ऊपर हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे जो कि बहुत ही जरूरी हैं। बोर्ड को तो कवर करेंगे ही करेंगे, बोर्ड में तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूले पर आते हैं, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको पढ़ के आप थोड़ा बहुत एंट्रेंस में भी कर पाए अच्छे से, तो हम उस हिसाब से क्वेश्चन कराएंगे। इन वीडियोस को देखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इनको जो भी हम जैसे भी वीडियो डाल रहे हैं तो तरीके से देखा और बिल्कुल इरेगुलरिटी नहीं हुई, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके बोर्ड में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। कि अपनी तारीफ करना कि भाई मैं पढ़ाता हूं इतने नंबर आते हैं, ये नहीं, आप खुद इसको देखिए और एक बार करके देखिए अच्छे से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।